हेलो हाय एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो अभी पेपर हुआ था, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी किस लेवल की आई थी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 21 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था और शिफ्ट वन के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शिफ्ट वन के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट टू के क्वेश्चन। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि भैया ऐसा है, सब लोग सोचते थे न्यूमेरिकल एबिलिटी या इसे हम लोग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं कि ये बहुत इजी आता है, तो इसे पढ़ना ही क्या है, इसे समझना ही क्या है। तो इसे सब लोग इजी, और आता भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले इजी आता था। लेकिन जो ये पेपर आया है इस बार, जो 2023 21 फरवरी को आया है, इसका लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि सीधा ही सीधा क्वेश्चन आ जाए। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे थे। पेपर कैलकुलेटिव था, मतलब आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के पेपर कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आप जो नॉन टेक्निकल, जिसे आप इजी समझते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आपकी रीजनिंग है, तो आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। आपको ठीक ठाक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप कोर्सेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दो फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप इन दोनों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको एटीसी और एओ एयरपोर्ट ऑपरेशन दोनों ही कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों शिफ्ट टू का पेपर डिस्कस करते हैं हम लोग 21 फरवरी 2023। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें, तो इसीलिए ध्यान से देखते हुए चलो क्या है। A sum of 7560 is divided between A, B, C such that the ratio of share of A combined share of B and C 5:9। अब ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाते हैं। तो देखो, हमें जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 700 560 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स, जब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो अगर हमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये पैसा तभी डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा जब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी पता होगा, नहीं तो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही इसने कहा है कि भैया ऐसा है, कंबाइंड शेयर दिया गया है ए का, किसके साथ, बी प्लस सी के। टाइम एंड वर्क में भी आता है कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, 5:9 ये दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। और सी का जो कंबाइंड शेयर दिया गया है ए और बी के साथ, आप देखिए सी का कंबाइंड शेयर दिया गया है ए और बी के साथ, ये दिया गया है 3:7। और दोस्तों इसने पूछा है कि बी का शेयर बताइए। तो बी का शेयर तभी बताया जा सकता है जब हमें बी का पता हो कि भैया बी का जो है रेशियो में कितना हिस्सा है, तभी तो हम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अब दोस्तों कैसे पता चलेगा? अब आप देखो, ए बी सी यहाँ पर टोटल कितने पार्ट हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं मर्जर ऑफ रेशियो। और मर्ज तभी होता है जो चीज़ कॉमन है वो सेम होनी चाहिए। तो कभी भी रेशियो का मर्जर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मर्जर तभी होता है जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो, और जो कॉमन होगा, जो दोनों ही सेक्शन में कॉमन होगा, वो सेम होना चाहिए, तभी मर्ज हो पाएगा। अब कॉमन क्या है यहाँ पर, ए बी सी, और यहाँ पर भी ए बी सी, तीनों ही है, तो तीनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर टोटल है 14 और यहाँ पर टोटल है 10, ये गड़बड़ है। तो सेम होना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन है वो सेम होना चाहिए। ए बी सी जो है वो तो भाई सेम ही रहेगा ना, अलग अलग कैसे हो सकता है। तो इसे सेम करने के लिए हम 14 और 10 का एलसीएम लेंगे, जो कि 70 हो जाएगा। और 70 बनाने के लिए इधर 5 से और इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 49। टोटल 70 पार्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो बात करूं, तो ए बी सी टोटल 70 पार्ट हो चुका है। रेशियो का मतलब होता है हिस्सेदारी, पार्टनरशिप, एक तरीके से पार्ट। अब दोस्तों इसमें से ए के हिस्से में कितना गया, आप देखो अलग अलग अब कंपैरिजन कर सकते हैं। 25 पार्ट। सी के हिस्से में कितना गया, 21 पार्ट। और दोस्तों अगर टोटल 70 है, 21 25 46 हो चुका है, तो इसका मतलब बी के हिस्से में कितना पार्ट जाएगा, 24 पार्ट। क्लियर होती है बात? तो अगर मैं रेशियो लिखूं ए बी सी का, तो 25 24 एंड 21। ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ रेशियो 70 और इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ 7560, ये कट जाएगा यहाँ पर। तो द वैल्यू ऑफ वन पार्ट कितनी आ जाएगी, 108। अगर एक पार्ट की वैल्यू 108 है तो 24 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे 108 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 2592 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा क्वेश्चन जैसे पहले आते थे आप इजीली करके निकल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्काउंट का क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन था भाई। देखो क्या है, ध्यान से समझेंगे इसे। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 450। तो एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस 450 दिया गया है, ठीक है। इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़, कितने में बेचा गया इसे, इसे बेचा गया 348.48 रुपीज़ में। आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ x%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट, स्टूडेंट जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, मान लो एक a% का दिया गया और एक b% का दिया गया, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सिंगल डिस्काउंट किसके इक्विवेलेंट होता है पता है आपको, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है, ये होता है और ये आपको पता होना चाहिए। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए है ना, तो इन दो देखो टोटल वैसे डिस्काउंट कितना दिया गया ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल परसेंटेज में डिस्काउंट। तो आप देखो अगर 450 की चीज़ 348.48 में जा रही है तो 101.52 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। भाई इसमें से इसे माइनस करो, किस पे दिया जा रहा है, 450 पे दिया जा रहा है इंटू 100। अगर मैं टोटल डिस्काउंट की बात करूं तो ये 22.56% आ जाएगा। ये तो टोटल डिस्काउंट है जब दो बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। तो ये डिस्काउंट कब आ सकता है, अगर जब प्रत्येक डिस्काउंट, अगर देखो अगर x की मान 10% है, मान लो, जस्ट मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, तो भाई सिंगल डिस्काउंट कितना होता, अब a की वैल्यू भी 10, b की भी 10, माइनस 10 इंटू 10। जब हम लोग ऐसे डिस्काउंट देते हैं तो होता क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर 20 माइनस 1, तो ये कितना हो जाता है 19%। बात समझ में आती है। इसी तरह अगर मैं आगे बात देखूं, ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना चीज़ों को गहराई से, क्या हो जाएगा, अगर यही 11% का डिस्काउंट होता, मान लो अगर 11% का सिंगल डिस्काउंट होता 11%, तो ये जब दो बार दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू भी 11, b की वैल्यू भी 11, 11 इंटू 11 अपॉन 100, तो आप देख रहे हो कितना हो जाएगा 22 माइनस 1.21, तो जो भी कुछ होगा मतलब ये आ जाएगा 20.79%। अब बात समझ रहे हो। लेकिन जो सिंगल दिया गया है वो दिया गया 22.56 का, तो इसका मतलब जो है ये 12% रहा होगा x की वैल्यू। अगर आपको इतना डीपली नॉलेज है तो आप इसे फटाफट कर पाएंगे। और मुझे देखते ही पता चल गया कि यार 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, क्योंकि 11 11 22 होगा और जबकि माइनस भी होता है तो 22 से कम ही आएगा, तो 12 12 24 होता है और फिर उसमें से माइनस भी होएगा तो 12% ही रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको ये सारी नॉलेज होनी भी तो चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी, आप देख लो चाहे इसे करके, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको 22.56% दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है, x% जो डिस्काउंट दिया गया था वो 12% के इक्वल है, वो 12% के इक्विवेलेंट है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब 12% का दो बार डिस्काउंट दिया जाता है तब जाके सिंगल 22.56% का डिस्काउंट होता है। ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x% इज गिवन ऑन द सेम मार्क प्राइस, देन व्हाट इज द वैल्यू। अब x की वैल्यू तो 12% आ गई। अगर x की वैल्यू 12% है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 24% हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, सिंपल। तो अब 24% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 450 पे, और 450 पे अगर 24% का डिस्काउंट दिया जाए तो आप लोग 450 का 20, देखो 450 का अगर 20% देखेंगे तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है, क्लियर होती है बात। अगर इसका 4% देखेंगे 1% 4.5 तो 18, तो कुल मिला के 24% 108 हो जाएगा। तो 108 का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर 450 पे 108 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो फाइनली कितने में बेचा जाएगा, 342 में। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप देखिए दो ही क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन थे, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद कैपिटल्स इन द रेशियो 4/3। देखो ए और बी ने
कितना कितना पैसा लगाया, इसने 4/3 लगाया है रेशियो में और इसने 5/6 लगाया है। आफ्टर 6 मंथ ए रिड्यूस हिज कैपिटल बाय 25%। इसका मतलब क्या हुआ, इधर ध्यान से देखना, इन्होंने 6 मंथ के लिए ये पैसा लगा के रखा, या आप इसे रेशियो में भी कर सकते हैं। सीधी सीधी सी अगर मैं बात करूं, रेशियो में कैसे कर सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये रेशियो है, तो ये कट जाएगा और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 8:5। तो इस तरीके से पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब ए ने 6 महीने तक तो यही पैसा रखा, लेकिन 6 महीने के बाद 25% रिड्यूस कर दिया। 8 का 25% 2 होता है, तो 2 रिड्यूस कर दिया। अब इसका मार्केट में पैसा 6 रुपये लगा रहेगा एक तरीके से। अब आगे देखो, बी इंक्रीज हिज कैपिटल 50%, तो बी का भी जो ये 5 रुपये है ये 6 महीने तक लगा रहा और इसके बाद इसने 50% बढ़ा दिया, मतलब 5 का 50% होता है 2.5, तो अब इसका मार्केट में पैसा हो गया 7.5। What is the share of B in the profit of 63.6 lakh at the end of a year? एक साल के बाद की बात हुई है। अब देखो 6 महीने के लिए पैसा यहाँ पर लगा, तो ये भी 6 महीने के लिए लगा होगा। 6 महीने 6 महीने 12 महीने मतलब 1 साल, और ये भी 6 मंथ के लिए पैसा लगा रहा होगा। और ये बनेगा हमारा फाइनली रेशियो, ये 36 और 48 ये हो जाएगा 84 एंड दिस विल बी 75। इन टर्म्स ऑफ रेशियो टोटल कितना हुआ 149 एंड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना हुआ 63.6। तो 1 पार्ट की वैल्यू आप देख रहे हैं सीधा सीधा 0.4 आ जाएगी। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 4 है तो इस 75 पार्ट की, क्योंकि दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट होता क्या वैसे आप लोग जानते हो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दिस इज द प्रॉफिट। इसी पर प्रॉफिट डिपेंड करता है अगर हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो बी का पूछा है उसने, बी का हिस्सा है 30 लाख। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे और ये भी बहुत शानदार। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं कि सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और लास्ट 2 टाइम से इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राशिद बोरोड ए सम ऑफ 30,000 to 140 at 10% per annum interest compounded annually at the if the amount to be paid back in 2 equal annual installment then the interest paid by him। देखो एक बात सुनो, जब आपका 10% है तो 2 टाइम्स इक्वल इंस्टॉलमेंट को कैसे लिखा जाता है? 10% का मतलब 1/10, कोई भी परसेंटेज आप उसे ऐसे लिखेंगे, 10 पे 1 लगेगा 11/10। अगर आप 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग? 10/11, इसे उल्टा करके लिखते हैं। ये तरीका है इंस्टॉलमेंट को सोल्व करने का। 10 और 11 21, 21/11, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर इंस्टॉलमेंट और बराबर डेप्ट, जितना आपने कर्ज लिया है। अगर आपका 20% होता, मान लो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए 1/5, 5 पे 1 लगा तो 6/5। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये होता तो आप लिखते 5/6 इंटू 5 और 6 11, 11/6 इंटू इन्वेस्टमेंट या इंस्टॉलमेंट बराबर डेप्ट। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी इस तरह के से आता है तो कैसे लिखते हैं। 3 के लिए अलग होता है, जब 3 का होगा तो वो भी बताऊंगा आपको। अभी 2 पे देते हैं। अब दोस्तों होएगा क्या, सुनो यहाँ पर ध्यान से देखना। 10 पहले ये देखो कितने की इंस्टॉलमेंट बनी है उसकी, ये तो देख लो कि उसकी इंस्टॉलमेंट बनी कितने की है। 2 इंस्टॉलमेंट तो दी है उसने, लेकिन कितने कितने की दी है? ये आ जाएगा 30240, यही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलिए, क्लियर होती है बात? अगर मैं कट करूं, बस इंस्टॉलमेंट को सॉल्व करना है मुझे। अगर मैं इंस्टॉलमेंट को सॉल्व करूं 17,424 आ जाएगा एक इंस्टॉलमेंट। उसने 2 इंस्टॉलमेंट दिए है ऐसी, ये एक इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट आ गई। अगर पहली इंस्टॉलमेंट 17,424 की है तो दूसरी भी 17,424 की रही होगी, आप सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर देखूँ 34,848 रुपये उसने टोटल पे किया, जबकि उधार उसने लिया था 30,240 रुपये। तो उसने कितना ब्याज पे किया है यहाँ पर? 4,608 रुपये। आप इसमें से इसे माइनस कर दो तो ये रहा आंसर। तो ये उतना भी आसान नहीं था कि सीधा इंस्टॉलमेंट ही पूछा था आपसे। इंस्टॉलमेंट नहीं पूछा, आपसे पूछा गया था कि कितना पैसा उसने उधारी ली है।
मतलब जो पैसे, कितना पैसा उसने एज ए इंटरेस्ट लौटाया है। और इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई सीधी सी बात है, जितना पैसा उसने लिया और जितना उसने वापस दिया माइनस कर दो, तो जो एक्स्ट्रा दिया वही आपका इंटरेस्ट है, सीधी सी बात है। ये भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। द डायमीटर, डायमीटर व्यास दिया गया है ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक स्पेरिकल बुलेट इज 3.5। अगर स्पेयर का जो डायमीटर है वो 3.5 है, तो व्हाट विल बी द रेडियस, 3.5/2। 96 such bullets are melted and recast into a solid right circular cylinder of a height of 56 centimeter. What is the curved surface area? देखो होता क्या है कि जब चीज़ें ऐसे छोटी छोटी ये बॉल रही होगी या बुलेट रही होगी और ये 56 रही, इन्हें जोड़ के एक सिलेंडर बनाया गया, तो कुछ नहीं होता भाई, इनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होता है। वॉल्यूम पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेप पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो वॉल्यूम अगर सेम होगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा 96 का, 96 लेना है, तो एक एक बुलेट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है स्पेयर का वॉल्यूम, आर क्यूब। आर तो ये रहा, क्यूब मतलब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई, क्यूब मतलब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई। यही होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा क्वेश्चन कर देंगे और आ जाएगा, भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और जबकि एच आपको दे दिया है 56, एच आपको क्या दे दिया 56, पाई से पाई कट जाएगा आपका। तो कुल मिला के आपको यहाँ से आर स्क्वायर को सॉल्व करना है। अब कितना फास्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पर ये 8 है तो 12 टाइम चला जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर अगर मैं 7 से काटूँ तो ये 8 आएगा, और अगर 7 से काटूँ तो ये 0.5 आएगा। इस तरीके से ही सॉल्व होगा और कुछ नहीं है आपको इसके अलावा। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सॉल्व करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये 6 टाइम आएगा और आर स्क्वायर बराबर आपका 6 इंटू 0.5 इंटू, ठीक है, 3.5 इंटू, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.5, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर मैं 7 से काट रहा हूँ तो 7 8 56, 12 8 96, कुछ इस तरीके से ही सीधी सीधी चीज़ें मिलनी है आपको। इसमें कोई कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये 12 ही आएगा, और अगर मान लीजिए मैं इसे 2 से काटूंगा तो ये 4 आएगा और ये 4 से उड़ जाएगा सीधा। कितना आ रहा है, अच्छा ये 3 भी तो है ना नीचे, मैं भी तो हूँ, 3 भी तो है ना यहाँ पे नीचे। तो कुल मिला के यहाँ पर ये 2 आएगा, है ना, यही आ रहा है। या कुछ और देखिए यहाँ पर, कुछ गलती तो नहीं की ना हमने, पाई से पाई काटा। मैं एक बार फिर से इसे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्योंकि जो भी आर स्क्वायर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आने ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ तो आ तो गया सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लो भैया, 2 गुना 0.5 तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 3.5 इंटू 3.5। दोस्तों 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो आर की वैल्यू आप देख रहे हो 3.5 ही आ जाएगी। सिर्फ कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है ये बहुत मायने रखता है। और अब बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब 2 पाई में ही आंसर दिया तो पाई रहने दो, आर आपका 3.5 आ गया, और एच की अगर मैं बात करूँ तो 56 है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 7 आ जाएगा, और 7 गुना 56 करेंगे तो हमारा 392 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 392 पाई। तो मैंसुरेशन का भी ठीक ठाक कैलकुलेटिव क्वेश्चन अब आपसे आने लगा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सिंपल है और सीधा सीधा है, बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है। उतना भी नहीं है कि सीधा आप इसे सॉल्व करके चले आए होंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी कुछ देखो, अब देख लो, द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द सॉल्यूशन ए। अगर ए की मैं बात करूं, इसमें एल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन की अगर बात की जाए 3:5 है, एंड इट इज़ 7.3 इन सॉल्यूशन बी। अगर सॉल्यूशन बी में बात करूं एल्कोहल एंड वाटर की, वो 7:3 है। 6 liter of A and 5 liter of B mixed in a vessel and 1 liter water is also added to this mixture। तो देखो
अगर मैं यहाँ से 6 लीटर मिलाऊंगा, ध्यान से सुनना, मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें से 6 लीटर मिलाऊंगा तो 6 लीटर मिलेगा 3 और 5 के रेशियो में ही। तो एल्कोहल कितना आएगा, 3/8, 3 और 5 8 होता है, इंटू 6। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 9/4। तो यहाँ से ये आएगा 9/4 लीटर, जो भी कुछ है एक तरीके से। और यहाँ से वाटर कितना आएगा भैया, वाटर कितना आएगा 5/8 इंटू 6, तो आ जाएगा 15/4। ऐसे यहाँ से 5 लीटर लेना है, और जबकि ये 10 है भाई, टोटल 10 बन रहा है, देख लो आप इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और लेना 5 है, मतलब आधा लेना है। तो एल्कोहल यहाँ से कितना आएगा 3.5, और वाटर कितना आएगा 1.5। इसे भी सॉल्व कर लो, 9/4 कितना हो जाएगा 2.25, और 15/4 कितना हो जाएगा 3.75। अब जब फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो एल्कोहल आएगा वो इन दोनों को सम करके ही आएगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.75, और जो वाटर आएगा वो इन दोनों को ऐड करके ही आएगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5.25 आएगा, लेकिन 1 लीटर बाद में भी वाटर ऐड किया गया है, तो 5.25 प्लस 1 तो 6.25। और अब हमें रेशियो निकालना है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू 575 एंड 625। तो दोस्तों अगर मैं इसे 25 से कट करूं तो दिस विल इक्वल्स टू 23, और ये आ जाएगा हमारा 25। दिस इज़ द रेशियो। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार क्वेश्चन था, बताइए क्लियर हुआ? अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार सॉल्यूशन अच्छे मैं आपको दे रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसका एक और तरीका था, अगर ये लास्ट में ये 1 लीटर ना चीज़ देता ना, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन जो इसने ये वाली लाइन दे दी ना 1 लीटर, जो बाद में ऐड किया इसने, ठीक है, ये इसने यहाँ पर थोड़ा पंगा दे दिया, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम बहुत इजीली कर लेते, ठीक है। लेकिन इसने बाद में 1 लीटर और ऐड किया है, सीधा सीधा प्योर, और पूरा पानी ही ऐड किया है, तो इसने ये थोड़ा सा लेंदी बना दिया क्वेश्चन, नहीं तो इसका और तरीके होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे यहाँ पर देखो डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन था। अब डिविजिबिलिटी रूल से क्या है कि आपके पास ये नंबर है और ये 88 से डिवाइड करना है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5x प्लस 2y, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछिए। तो देखो 88 का कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता, 11 इंटू 8 का रूल होता है। जब भी 8 से किसी नंबर को चेक करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट चेक की जाती है, और लास्ट में आपको दिया है 9y2, और y क्या है, एक डिजिट है, तो y कुछ भी हो सकता है, y आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो 902 क्या 8 से डिविजिबल है ये, तो 8 अगर मैं देखूँ 8 11 8 88 और 42 बचेगा, 88 2 22 नहीं। अगर मैं 912 करूँ तो ये कट जाएगा, यस, ये किससे कट जाएगा आपका 8 से कट जाएगा। अगर मैं 922 करूँ तो क्या ये 8 से कट होगा, नो ये नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं 932 करूँ ये भी नहीं कटेगा, 88 है ना, 88 तो कट हुआ, 52 बचेगा। अगर मैं ये करूँगा तो 62 बचेगा। अगर मैं ये करूँगा यस तो 72 बचेगा, ये भी कट हो जाएगा, आप देख लेना चाहे। इसके बाद क्या ये नहीं कट होगा, चाहे कुछ आप देख लेना, ये 8 से नहीं कट हो रहा, 12 8 96, ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ क्या ये नहीं कट होगा। अगर मैं ये करूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, उतना आसान नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं ये करूँ क्या ये कट हो जाएगा, यस। आप देखो 12 8 96 और 32 बचेगा जो कि 8 से कट हो जाएगा। तो देखो x की 2 ही वैल्यू आ सकती है, x की 3 वैल्यू, 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, यहाँ से देख लो, और 9 भी हो सकती है। लेकिन x नहीं सॉरी y है यहाँ पर, ये y की, लेकिन इसने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो हम लोग 9 लेके चलेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो 43x 25 992। अब ये 11 का रूल लगाएंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 3 जोड़ते हैं हम ऑल्टरनेट को, 4 और 5 9 और 9 18, 18 प्लस x ये आ जाएगा।
और फिर हम इस 3 को लेंगे, 3 + 2 5 + 9 14 + 2 16। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। वैसे इन दोनों का डिफरेंस 2 + x बैठेगा, तो 0 तो ये हो नहीं सकता, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 11, क्योंकि 2 से अगला नंबर 11 ही है। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए 11 या 22, इस तरीके से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, y की वैल्यू भी 9, x की वैल्यू भी 9। तो आप लोग देख लीजिए 5x + 2y, अगर 9 पुट करेंगे तो दिस विल इक्वल्स टू 45 और ये 18, 45 + 18 कितना हुआ 63, ये रहा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं था कि आप सीधा सीधा इसका आंसर दे देंगे, और ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो एलसीएम एचसीएफ का भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इन फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। द लास्ट डिविजर इज 28 एंड द रेस्पेक्टिव क्वोशंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग 31 and 3, व्हाट इज द सम ऑफ 2 इंटीजर्स। ऐसा होता है कि अगर किन्हीं दो नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो वो ये होता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं, और फिर यहाँ पर कुछ आता है, मान लीजिए c बचा रिमाइंडर, फिर हम लोग a को c से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर d बचा रिमाइंडर, और फिर हम c को d से डिवाइड करते हैं। मतलब ये इस तरीके से आता है। अब जो कॉन्टीन्यूसली क्वोशंट है वो 30 है, 1 है और 3 है, मतलब यहाँ के ये फाइनली डिवाइड हो गया होगा। इसके आगे क्या रहा होगा 0 रहा होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर 0। और जो लास्ट हमारे पास डिविज़र है वो 48 है। दोस्तों इसी होगा यहाँ पर डिविडेंट। डिविडेंट होता है डिविज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर बात देखूँ तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 48 दिया कि 28, सॉरी 28 है यहाँ पर ये, तो 28 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 84, 84। अब अगर मैं यहाँ से 84 आ गया मेरे पास c की वैल्यू, ठीक है। अब c की वैल्यू अगर 84 आ गई, अपने a की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। इसके लिए a डिविज़र है, डिविज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो ये होगा ना इसके लिए a के लिए, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 112, तो a आ गया आपका 112। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, डिविज़र इंटू क्वोशंट 112 इंटू 30 प्लस रिमाइंडर 84, क्योंकि यहाँ पर जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो ये रिमाइंडर आया होगा। बात समझ में आती है। ये आपका कितना आ जाएगा 3360। लेकिन उसने पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 नंबर, a प्लस b पूछा है, तो a की वैल्यू आपकी 112 है और b की वैल्यू 3360 है, तो k कितना आ जाएगा 3556 और 3556, यस 3556 आएगा। इसने पूछा गया हमसे ये 355, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, व्हाट इज द सम ऑफ 2 इंटीजर्स। तो ये मल्टीप्लाई करके, ओहो सुनो, ये तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है ना, मैंने गलत कर दिया, ये तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है, इसमें प्लस में 84 भी तो होएगा। जब इसमें प्लस में 84 होएगा तो ये आ जाएगा यस, अब ठीक है ये आएगा। तो मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी और जल्दी में मुझे लगा कि ये आंसर हमारा फाइनल आएगा ही आएगा, तो यही मैंने लगा दिया, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का मामला था। 3556 अब सही है ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, देख लो क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना आप सोच के जाते हैं ना कि यार ये तो बहुत आसान आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। हालत ख़राब कर देगा एक एक क्वेश्चन सही में। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी उतना आसान नहीं था कि आप आए और सीधा इसे सॉल्व करके निकल लो पतली गली से, ये निकलने नहीं देगा आपको। हाँ लेकिन ये तो खैर आसान है, इसे निकल जाऊंगे। ए कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आर ओवरटेक्स ए बस ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड लीव्स इट 170 मीटर बिहाइंड इन 18 सेकेंड। इसका मतलब इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, अगर मैं उसकी बात करूं, ध्यान से देखना, अभी एक 70 कार की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है ये कार, और इसे ये 170 मीटर पीछे छोड़ देती है 18 सेकंड में।
तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी, लेकिन ये आएगी मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो ये कितना आएगा, 34 किलोमीटर पर आवर आएगा, नहीं आएगा। तो व्हाट इज द स्पीड, बस की स्पीड क्या होगी। तो एक बात सुनो, अगर ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और जो ये 34 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि इसे पीछे छोड़ देता है ना इतना, बात समझ में आती है नहीं। रिलेटिव स्पीड, जब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है, सेम डायरेक्शन में, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है दोनों का डिफरेंस, होती है नहीं होती है, ठीक है, बात समझ में आती है। तो अब यहाँ पर अगर ये 70 है, ये 34 है, तो वो कितना रहेगा, 36 किलोमीटर पर आवर, बात समझ में आती है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 36। ये तो आसान है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। मतलब ये तो जिन्होंने पेपर दिया होगा उनका क्या हुआ होगा, ठीक है, कैलकुलेशन करते करते परेशान हो गए होंगे, पक्की बात है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ सर्टेन सम फॉर SI दिया गया है 12.5 ईयर और 15%। देखो तो कितने साल के लिए, 25/2 ईयर्स के लिए, और हर साल कितना है, 15% है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 375/2% रहा होगा, सीधी सी बात है। एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द सम, सेम सम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस एक्सीड्स द अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या होता है, ये होती है फाइनल वैल्यू। अब एक बार बताओ, अगर अगला दिया है 6.5 ईयर के लिए और 12% पर एनम के लिए, तो एक बात सुनो, नेक्स्ट पे जो SI लगेगा, नेक्स्ट पे वो 6.5 ईयर के लिए 12% लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 6 और ये कितना रहेगा, 13 है कि, या आप इसे ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 13/2 हो जाएगा इंटू 12, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो जाएगा 156/2, अभी इसे ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो ऐसा ही आया ना अगले का, लेकिन वो कह रहा है अमाउंट, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी जुड़ता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, और प्रिंसिपल होता है 100%। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा इसके लिए वो हो जाएगा 100% प्लस 156/2, 200 प्लस 156, 356/2। यही लाइन इसमें पहचाननी थी। अब ये इससे कितना एक्सीड करता है ये देख लो, मतलब 375 में से 356 क्या कर दो माइनस, तो कितना रह जाएगा, 19/2%। और यही वैल्यू आपकी ये दिखा रहा है यहाँ पर, यही डिफरेंस दे रहा है। तो द वैल्यू ऑफ 1% इक्वल्स टू 1197 इंटू 2/19। आप कट कर लो चाहे, ठीक है, और यहाँ से 100% की वैल्यू 63 टाइम कट हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू 126, एंड व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 100%, क्योंकि प्रिंसिपल तो 100% होता है, 12600। ये रहा आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे सही भी किया होगा। बताइए किया है या नहीं किया है, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। अभी तक कोई भी डाउट आपको है तो आप बोलिए, और अगर समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, एक ये क्वेश्चन था जहां पर आप राहत की सांस ले सकते थे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए इज 500 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी when A is sold at a loss of 10%, B sold at a profit of 25%, then there is a profit of 4% entire transaction. What is the selling price of A? यहाँ पर भी इसने घुमाया। देखो, A को बेचा 10% के लॉस पे, लॉस हुआ तो माइनस, मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर आपको आता होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। B को बेचा 25% पे, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 4% का, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 14, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 21। डिफरेंस का मतलब बड़ी से छोटी को वाइज, माइनस और प्लस का डिफरेंस सम होता है। 7 से कट करेंगे 3:2, ये ए का कॉस्ट प्राइस, ये बी का कॉस्ट प्राइस। ए का कॉस्ट प्राइस बी से एक पार्ट ज़्यादा है जिसकी वैल्यू 500 है, तो 3 की वैल्यू 1500 हो जाएगी और 2 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। अब उसने पूछा है ए का सेलिंग प्राइस, लेकिन ए को तो 10% के लॉस पे बेचा है,
तो 1500 का 10%, भाई 1500 का 10% कितना होता है 150, तो 150 का लॉस हुआ तो माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 1350, इसमें से 150 माइनस कर दो। ठीक है ना भाई, क्लियर हुआ? तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पता नहीं क्या चाहता था वो, ये चाहता था कि आपसे इंजीनियरिंग मैथ वाला नहीं पूछेगा, बाकी सिर्फ यही पूछेगा। पहले जो आता था वो आसान था, लेकिन अब उस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर एंड 15 आवर। ए जो है वो 12 आवर में फिल करता है और बी जो है ये 15 आवर में फिल करता है। ठीक है। पाइप सी इज emptied pipe. Pipe A and B are open together 5 hours and B is closed and C is opened. पहले आप देखो एलसीएम लो, 60 लीटर का टैंक था, ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा और ये 4 लीटर भरेगा। अब हुआ क्या, 5 घंटे तक दोनों साथ में चलाए गए, 1 घंटे में 5 और 4 9, 1 घंटे में दोनों मिलकर 9 लीटर पानी भरते हैं, तो 5 घंटे में दोनों ने मिलकर 45 लीटर पानी भरा होगा, 45। तो जब 45 भर गया, अब भरना कितना बाकी है, ये टैंक है, अब इसमें 45 भर गया तो 15 लीटर ही इसमें भरना पड़ेगा। अब सी को भी खोल दिया गया, ए एंड सी टुगेदर फिल्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन 10 आवर्स। अब एक बार बताओ, अगर ए और सी दोनों मिलकर 15 लीटर 10 घंटे में भर रहे हैं, तो मतलब 1 घंटे में 1.5 लीटर भर रहे हैं, ये इनकी एफिशिएंसी है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी तो प्लस की 5 है, तो सी की एफिशिएंसी माइनस की 3.5 रही होगी। भाई 5 में से अगर माइनस 3.5 होएगा तभी तो 1.5 बचेगा। तो माइनस क्या शो करता है कि जो सी है वो 3.5 लीटर पर आवर खाली कर देता है टैंक को। अब उसने पूछा सी कैन एम्प्टी 7/15 पार्ट ऑफ द टैंक। टैंक हमारा कितना है 7 लीटर का, लेकिन 60 के बजाय 60 के बजाय 7/15, मतलब मुझे खाली करवाना है 28 लीटर, जबकि 1 घंटे में 3.5 लीटर खाली करता है। अगर टोटल 28 लीटर खाली करवाना है और 1 घंटे में 3.5 ही खाली कर पाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 आवर्स। आप देख लीजिए सॉल्व करके। तो बहुत शानदार और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक। बाय सेलिंग एन आर्टिकल दिस, ए शॉपकीपर लूज दिस, इफ ही सेल इट फॉर दिस देन हिज प्रॉफिट परसेंट। भाई कैलकुलेशन 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 परेशान करके रख देगा आपको कैलकुलेशन में। ऐसा मतलब ऐसा पेपर बनाया था। सेलिंग प्राइस दिया है, देखो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, आप लोग जानते हो। अगर उसने 8.5% के लॉस पे बेचा है तो 91.5% पे बेचा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब जो 219.6 रुपीज़ है वो 19.5% के बराबर है, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी 91.5 अपॉन 219.60। लेकिन फाइनली मैंने बेचा कितने में है, अगर मैं 265.20 में बेच रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कितने परसेंट के इक्वल बनाएगा। आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन का तरीका क्या हो गया अब। लेकिन भाई ये कैलकुलेशन उतनी आसान नहीं है कि आप सीधी सीधी कैलकुलेट कर दो, आपको तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब मैं तो देख पा रहा हूँ कि हाँ जो भी कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से होगी, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट होगा, लास्ट में पॉइंट तो बचेगा ही, पूरा पूरा कट नहीं होगा, है ना। लेकिन है क्वेश्चन दमदार है। ये जो हमारा आएगा ये आएगा 110.5%। तो दोस्तों हुआ क्या कि अगर इतने में बेच रहा है तो 91%, 91.5% है, अगर इतने में बेचेगा तो 110.5% है, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 10.5%। तो यहाँ पर बेचने में 10.5% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा हमें कैसे पता चला, क्योंकि 100 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पता नहीं कितनों ने किया होगा इसे या कितनों ने नहीं किया होगा, लेकिन ये था बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बार सिंप्लीफिकेशन सब कुछ लगा दिया उसने इसमें, मतलब बंदा वहाँ पर सर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार तू क्या कर रहा है यार, मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहा है भाई, हमने कौन सा पाप किया जो ऐसा काम कर रहा है। पहले मैं सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ, ये कितना आ जाएगा 21/4 डिवाइड बाय 2 1/3, ये हो जाएगा 7/3 ऑफ
देखो वी बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट, और अगर ब्रैकेट वेनिकुलम, वेनिकुलम नहीं है तो ब्रैकेट, नहीं तो ऑफ, मतलब पहले इस हिस्से को सॉल्व करो, ये कहता है। अगर मैं इस हिस्से को सॉल्व करूं तो ये 7/3 आएगा इंटू 3/4। अब मैं एक बात सुन लो, यही कर देता हूँ, 7/3 इंटू 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 7/4। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा 7/4। तो अगर मैं सिर्फ इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये 7/4 आ रहा है। इसे डिवाइड किया 7/4 से, माइनस 3/4 इंटू 3/2, कहाँ से आए 3/2, यहाँ से, डिवाइड बाय 9/8, ये वाला 9/8 प्लस 2। अब ध्यान से देखना क्या क्या करेंगे अपन लोग। देखो मल्टीप्लाई की बात ऐसी है, डिवाइड की जब भी आपके पास डिवीजन है तो इसे मल्टीप्लिकेशन में उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दो। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, इनटू 9/8 को 8/9 लिख दो प्लस 2। दोस्तों देखो यहाँ तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ तो रहेगा 1 और यहाँ से आएगा 3, तो 3 माइनस 1 प्लस 2, यही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 माइनस 1 प्लस 2, क्लियर है। तो ये कितना हिस्सा बना रहा है, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं किया हमने, ये देख लेना भाई। और 2/3 है, ये गलत ये किया कि यहाँ पर ये 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2/3, और ये कितना होता है 8/3। तो मतलब जो न्यूमरेटर है अगर मैं उसे सॉल्व करूँ मोटा मोटा, तो वो सॉल्व करके आ रहा है 8/3। ठीक है, न्यूमरेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करता हूँ तो डिनोमिनेटर सॉल्व करना आसान नहीं है, पहले बार को समझो। अगर आपको ये बार दिया गया है तो इसका मतलब होता है 29/99। अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब होता है 32 माइनस 3 जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन पॉइंट के पीछे एक डिजिट के ऊपर बार है और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो दिस विल इक्वल्स टू 29/90। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बार पता होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सीधी बात है। और ऑफ इसका मतलब हो जाएगा 30/11। लेकिन पहले हम लोग ऑफ वाले सेक्शन को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग सिर्फ इस वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे पूरे को। तो इसका मतलब तो अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया 29/90, ऑफ का मतलब इनटू, और ये हो जाएगा 30/11। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो दिस विल इक्वल्स टू 29/33, सिंपल। लेकिन इसके साथ ये भी तो है, इसका मतलब कितना आया था, यहाँ पर देखो 29/99 और डिवाइड बाय 29/33। मैंने अभी बताया कि जहाँ आपके पास 33/29 कर दो, क्योंकि डिवीज़न को हटाओ, मल्टीप्लिकेशन लाओ और फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, ये 3 टाइम और ये भी कट हो गया, दिस विल इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है आपको, तो क्लियर होती है बात यहाँ पे, है ना। अब दोस्तों जो हमने ऊपर सॉल्व किया था वहाँ पर हमारा 8/3 आया था और नीचे आया हमारा 1/3, तो इस 3 से 3 कट होके आंसर कितना आ जाएगा 8। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। तो यही था आपका पेपर। इसमें अगर एक आधा क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ ना, शायद मैंने तो सारे ही लिए हैं जो मेरे को मिले। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। मतलब ये मान लीजिए कि अभी रात के 3 बजे हुए हैं और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सेशन को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं लेक्चर में। कोर्स थोड़ा आपकी बार और डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है आपका वो अच्छा खासा हो चुका है, आसान नहीं है सीधा सीधा। ठीक है जी, थैंक यू।